स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खनिज और शक्ति संसाधन चैप्टर 3 क्लास 8 का। ओके, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी मैंने कहा था पढ़ाया जाएगा। तो अभी ये क्लास 8 चल रहा है ज्योग्राफी में, और हिस्ट्री में भी क्लास 7 आपका चल रहा होगा। ओके, तो दोनों को आप देखते रहिए, आपका बेसिक जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इन सारी वीडियोस को सीक्वेंस से देखते हैं, एक क्रम से देखते हैं। ओके, क्योंकि जब तक आप क्रम से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं खनिज और शक्ति संसाधन। देखिए, शुरू में आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, इसलिए 2 पार्टों में आएगा। ओके, जो बड़े चैप्टर होते हैं उनको मैं 2 पार्ट में बनाता हूँ, छोटे होते हैं तो एक ही पार्ट में। चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। तो एक पार्ट में यानी आज वाले पार्ट में हम लोग को खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, फिर इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग शक्ति संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो एक चित्र है यहाँ पर देखिए। ओके, ये कोयले की खदान में ये जो आपका जेसीबी है और ट्रक है, तो देखिए इसमें कोयले को डाल रहा है। ये ट्रक है आपका और ये जेसीबी है, क्रेन या जेसीबी कहते हैं शायद इसको। ओके, तो खुदाई हो रही कोयले के खान में, यानी कि कोयला वगैरह के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए उसने पहले चित्र आपको दिखा दिया है। देखिए, किरी सुकान से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। तो धनबाद कहाँ है? झारखंड में। ओके, किरी एक 1 मिनट, हाँ, तो किरी एक लड़की का नाम है। ये कहाँ जा रही थी? सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। तो सुकांत ने कहा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण ऐसा है। ओके, क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये देखिए, वो बता रहा है ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। अब वो सोचने लगी कि ये खनिज क्या है। ओके, तो उसने पूछा, देखिए खनिज क्या है? किरी पूछती है कि खनिज क्या है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? ओके, उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? मतलब वो बता रहा है, उदाहरण दे रहा है कि आपने नान बाई एक व्यक्ति है, तो क्या आप उसको कभी बिस्कुट बनाते हुए देखा है? जब वो बिस्कुट बनाता है तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें जैसे आटा, दूध, चीनी, अंडे को भी मिलाता है, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाता है, एक बिस्किट के रूप में हो जाता है, तो उसको देख करके क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ मिली हुई है? वो पूछता है। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले रहते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ओके, यानी पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। ये पृथ्वी है तो इस पर चट्टानें पाई जाती हैं, तो उन चट्टानों में कई प्रकार के पदार्थ जो होते हैं मिक्स होते हैं, मतलब सोना, चांदी, तांबा, कोयला और भी तमाम प्रकार के खनिज मिक्स होते हैं। ओके, तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हैं। परपट्टी मतलब जो ऊपरी परत है। ओके, प्राकृतिक रूप, अब यहाँ देखिए वो परिभाषा भी दे रहा है, आपको बता रहा है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ मतलब जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो वह क्या है? एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल में समूहों में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर या अंटार्कटिका। अभिगम का मतलब जहाँ पर जाया ना जा सके। जैसे भाई खनिजों का जो वितरण हो असमान है, मतलब समान नहीं है। कैसे? जैसे कहीं पर कुछ खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर वही खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर कोई दूसरा खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर कोई दूसरा खनिज कम पाया जाता है। मतलब
ज़रूरी नहीं कि जो भारत में खनिज पाया जाए वो अमेरिका में भी उतनी मात्रा में पाया जाए। ओके, हो सकता है कोई खनिज भारत के पास ज़्यादा हो, कोई खनिज अमेरिका के पास ज़्यादा हो, और कोई कोई खनिज तो ऐसा होता है जहाँ पर आदमी पहुँच ही नहीं सकता, आदमी के लिए अभी वो अभिगम्य में नहीं है, मतलब वहाँ पर आदमी जा ही नहीं सकता। जैसे आर्कटिक महासागर के अंदर बहुत सारा खनिज पाया जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि बर्फ़ से ढका रहता है, तो कहा जाता है वहाँ पर बहुत सारे खनिज हो सकते हैं। लेकिन अब चूँकि अभी मानव वहाँ पर मतलब उतना सफल नहीं हो सका है कि वहाँ के खनिजों का वो उपभोग कर सके, निकाल सके, तो अभी गम है। लेकिन भविष्य में मतलब हो सकता है कि भाई वो अंटार्कटिका के खनिजों का भी उपयोग करने लगे किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको निकाल के, तो आगे हो सकता है। अब ये देखिए, क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। ये जो पेंसिल बनती है किसकी बनती है? ग्रेफाइट की। और नमक आप लोग सब्जी में, दाल में डालते हैं तो भी क्या है? एक खनिज है। नमक क्या है? एक खनिज है। फिर यहाँ कह रहा है कि खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों, विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि भाई जो खनिज होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अब उनमें अंतर कैसे होता है? उनके भौतिक गुणों के कारण उनमें अंतर हो जाता है। जैसे रंग के आधार पर भाई किसी खनिज का रंग दूसरा है, किसी का दूसरा। घनत्व, कठोरता, कोई जो खनिज है वो कठोर है, कोई थोड़ा सा कोमल है। रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। विलेयता, कोई खनिज जो है घुल जाता है जल्दी से, कोई नहीं घुलता है। तो इन सभी के आधार पर खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं। और ये जो खनिज हैं इनमें मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा निर्मित नहीं होता है, निर्माण नहीं होता। ये प्राकृतिक रूप से स्वतः निर्मित होते हैं। ओके, ऐसा नहीं किसी मनुष्य ने जाकर के कोयला बनाया है या नमक बनाया है। ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखिए खनिजों के प्रकार के बारे में बताया गया, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर जान लेना है शैल क्या है, अयस्क क्या है, खनिज क्या है। ओके, यहाँ पर कुछ दिया है तो इसको पहले आप जान लिया कीजिए। जो कुछ भी क्या आप जानते हैं के रूप में लिखा हो उसको तुरंत पढ़िए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए शैल क्या है, सबसे पहले इसने बताया खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या अधिक खनिजों का समूह है। मतलब शैल क्या है? मान लीजिए शैल मतलब होता है चट्टान। ओके, तो शैल क्या है? अनेक खनिजों का समूह है, मिश्रण है। इसमें तमाम प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ओके, तो शैल क्या है? समूहन का मतलब क्या होता है? समूह। तो अनेक खनिजों का एक समूह है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। अब वे शैलें जिनसे खनिजों को प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी पर 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। मतलब वैसे अयस्कों की बहुत ज़्यादा पहचान की जा चुकी है, लेकिन 100 ही अयस्क इनसे ऐसे हैं जिनसे खनिज हम लोग निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है खनिजों के प्रकार। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पृथ्वी पर पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब यहाँ पर एक वर्गीकरण उसने दिया है कि भाई खनिज जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अभी क्लास 8 के स्तर पर आपको इतना ही बताया जाएगा। ओके, ज़्यादा नहीं। तो दो प्रकार के खनिज बताएं, धात्विक, एक अधात्विक। अब धात्विक में भी दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। देखिए धात्विक मतलब ऐसे खनिज जिनमें धातु पाई जाती है। अधात्विक का मतलब ऐसे खनिज जिनमें धातु नहीं पाया जाता है। अब धात्विक खनिज को उसने लौह, अयस्क और अलौह में बदल दिया। तो मतलब जिसमें लोहा पाया जाता है वो लौह धात्विक खनिज है, जिसमें लौह नहीं पाया जाता वो अलौह धात्विक खनिज है। अब यहाँ पर आगे दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब जाके बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले धात्विक खनिज की बात करते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं पदार्थ कठोर होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये कठोर पदार्थ हैं। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब इनसे होकर ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित हो सकता है। ओके, यानी कि अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमें करंट भी लग सकता है। तो ये क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। मतलब आसानी से इसमें ऊष्मा और विद्युत
गमन कर सकता है, जिसमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। द्युति या चमक मतलब एक चमक इसमें होती है, आकर्षण होता है। आप कभी देखिए तो ये जो धातुएं होती, चाहे एल्युमिनियम ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, चमकती हैं दूर से। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इसके उदाहरण है। तो धात्विक खनिजों में कौन कौन से हैं, उदाहरण दिया है, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सब धात्विक खनिज है। ओके, धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया, ये देखिए लौह और अलौह। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, इनमें कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या शीशा होता है। तो जैसे अगर आप सोने को चुंबक से चिपकाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा, क्यों? क्योंकि इसमें लौह नहीं होता, लोहा नहीं होता। चांदी को चिपकाएंगे नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर क्रोमाइट को या मैंगनीज को, इनको सबको, या लोहे के अयस्क को चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, क्योंकि वो लौह अयस्क होता है। ओके, तो इतना आपको होगा मतलब धात्विक खनिज। फिर यहाँ पर है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर। अब चूना पत्थर में कोई भी धातु नहीं होती, चाहे मतलब स्टील ले लीजिए, क्रोमाइट ले लीजिए, कोबाल्ट, निकिल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं, यानी कि अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। हालांकि ये जो कोयला और पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन कहलाते हैं, उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन है तो वो भी अधात्विक खनिज, क्योंकि उनमें लोहा, सोना, चांदी ये सब नहीं पाया जाता है। ओके, अब भाई खनिजों को निकाला जाता है धरती के अंदर से। ओके, जो चट्टानें हैं उन्हीं में से प्राप्त किया था। तो कई विधियाँ हैं, कई प्रकार से निकाला था। अब जैसे तेल को हमें निकालना हो तो अलग विधि से निकालेंगे, कोई ठोस चीज़ निकालना हो, सोना, चांदी, लोहा, तो उसको अलग विधि से निकालते हैं। गैस को निकालना हो वहाँ पेट्रोलियम गैस, तो उसको अलग विधि से निकालते हैं। तो कई विधियाँ यहाँ पर हैं। ओके, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे खनिजों की निष्कर्षण के बारे में। भाई खनिजों को कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर देखिए, खनिजों को खनन, प्रवेधन, आखनन तथा निष्कर्षित, मतलब खनन, प्रवेधन, आखनन द्वारा इसको निकाला जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए मशीनें लगी हुई हैं, ये तेल को निकाल रही है। आपने देखा होगा महासागरों में अक्सर ऐसे उपकरण लगे होते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी पृथ्वी की जो सतह है उसके अंदर चूँकि चट्टानें हैं, सैल का मतलब क्या, चट्टानें, तो उन चट्टानों में से जब हम खनिजों को निकालते हैं तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है खनन कहलाती है। जैसे कोयले का खनन। ओके, कोयले का हम क्या करते हैं, खनन। अभी मैंने जो फर्स्ट पेज था उसी में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जेसीबी कोयले को निकाल रही है, फिर उसको ट्रक में लोड कर रही है, तो वो खनन है। अब देखिए, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाल ले जाते हैं, इसे विवरित खनन कहते हैं। देखिए, विवरित खनन, यानी खनन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो विवरित खनन, एक कूपकी खनन। तो जैसे कोई चट्टान है, उसमें मान लीजिए कोई पदार्थ पाया जाता है, खनिज पदार्थ, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा खुदाई वगैरह नहीं करनी पड़ती, ऊपर ही ऊपर मिल जाता है। एक परत हटाए पृथ्वी की, बस हमें तुरंत खनिज मिल गया। तो इस प्रकार का जो खनन करते हैं इसको बोलते हैं विवरित खनन। ओके, देखिए, वे पृष्ठीय स्तर को, यानी कि ऊपर का जो स्तर है उसको हटा करके प्राप्त कर लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं विवरित खनन। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। 1 मिनट। अब ये देखिए, कूपकी खनन क्या होता है, मतलब मान लीजिए जो खनिज हैं वो थोड़े गहराई में हैं, तो उनको मतलब प्राप्त करने के लिए थोड़ा कुएं टाइप का बनाया जाता है। कूप मतलब क्या होता है, कुआं टाइप का एक बनाया जाता है होल, उसमें जा करके उसको निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कूपक, यानी कि कूपकी खनन विधि। देखिए, गहन वेधन, गहन वेधन का मतलब ऐसे वेधन का मतलब क्या होता है, वेध करना, यानी आर पार करना, वेधना। ओके, तो गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। फिर यहाँ पर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है।
इसे प्रवेधन कहते हैं। देखिए वेधन और प्रवेधन में अंतर है। वेधन जो है वो खनिजों को निकाला जाता है, जो गहराई में बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं, ठोस चट्टानें, उनको निकाला जाता है। वेधन यानी कि कूप की वेधन, या यहाँ पर आप देख लीजिए विपरीत खनन, कूप की खनन, इस विधि से ठोस चट्टानों को निकाला जाता है। लेकिन ये जो प्रवेधन है इसके द्वारा क्या क्या निकालते हैं, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को। ओके, चूँकि ये बहुत नीचे पाए जाते हैं इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ओके, सतह के नीचे अगर कोई पेट्रोलियम या बहुत मतलब कोई गैस निकाला जाता है, बहुत अंदर नहीं है, तो कुएं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको ऊपर से ही निकाल लेते हैं, तो उसको आखनन बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या आप जानते हैं, आप सैलों को देखकर बता सकते हैं इनमें तांबा है, क्योंकि तांबा सैल का रंग नीला प्रतीत होता है। मतलब कुछ ऐसे सैल होते हैं जिसमें तांबा होता है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें तांबा है? अगर उसका रंग जो है वो नीला है तो आप बता सकते हैं कि इसमें, इस चट्टान में, इस सैल में तांबा हो सकता है। ये भी हो सकता है कोई दूसरा पदार्थ हो, लेकिन ज़्यादातर संभावना रहता है कि अगर वो नीला दिखता है तो उसमें तांबा जरूर होगा, क्योंकि तांबे का रंग जो है, रासायनिक रंग, वो नीला ही होता है। अब यहाँ पर है खनिजों का वितरण, मतलब कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत ये आपको बताया गया है। देखिए खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कयांत्रित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में। तो जो शैलें हैं इनको मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, क्लास 7 के बुक में या फिर क्लास 6 में आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको एक चैप्टर है, मतलब उसमें आपको मैंने तीनों शैलों के बारे में बताया है। क्लास 7 का शायद चैप्टर होगा, आप लोग सीक्वेंस से देखेंगे तो पता होगा। उसमें मैंने आपको बताया कि अवसादी शैलें क्या होती हैं, कयांत्रित शैलें, आग्नेय शैलें सब क्या होती हैं, मैंने बताया है। तो ये जो खनिज होते हैं आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कयांत्रित शैलों में, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कयांत्रित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज है, मतलब धातुएं मैंने अभी भी आपको बताया, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये जो धात्विक खनिज है ये ज़्यादातर आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं या फिर कयांत्रित शैलों में। जैसे जो भारत का दक्कन का पठार है वहाँ पर इस प्रकार के ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ये स्वीडन क्या है, देश का नाम है। ओंटेरियो, ओंटेरियो मतलब कनाडा का एक प्रांत है, वहाँ पर तांबा और निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम पाए जाते हैं। आग्नेय के आंतरिक शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। तो धात्विक खनिज है जितने भी प्लेटिनम, क्रोमाइट, निकेल, लोहा, तांबा, ये सब क्या हैं, धात्विक खनिज हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय और कयांत्रित शैलों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर यहाँ देखिए मैदानी यानी मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर और कोयला वगैरह पाए जाते हैं। तो जो अधात्विक खनिज हैं वो ज़्यादातर मैदानों में पाए जाते हैं या फिर पर्वतों के आसपास, ओके, या नदी घाटियों में। जैसे फ्रांस के कॉकेसस पर्वत प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, और अल्जीरिया, ये सब देश हैं। ओके, यूक्रेन, अल्जीरिया सब देश हैं। तो अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इनके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम है या फिर खनिज जैसे गैसें हो गई, तो ये सब अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। मैंने बताया जो धात्विक खनिज हैं वो ज़्यादातर आग्नेय और कयांत्रित शैलों में पाए जाते हैं, जबकि जो अधात्विक हैं जैसे चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ओके, ये सब जो हैं ये सब अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए मैप दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी बार बार इसको दिखा नहीं पाऊँगा आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले संकेत देख लीजिए। लोहे को इस प्रकार से दिखाया गया है, तांबे को इस प्रकार से दिखाया गया है, बॉक्साइट को इस प्रकार से। तो ये देखिए, ये भारत अपना देखिए, तो ये सबसे पहला जो है ये क्या है, बॉक्साइट। ये देखिए बॉक्साइट है, फिर उसके बाद ये लोहा है, तांबा भी पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब नहीं दिखाया गया है, बाकी ये सारे आप इसको 2-3 बार देख लीजिए। और हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है भारत के लगभग मध्य से। आर्कटिक महासागर
उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी महासागर, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है जहाँ पर अभी इंसान जल्दी मतलब उतना सफल नहीं हुआ, पहुँच नहीं पाता जल्दी। प्रशांत महासागर, यहाँ मकर रेखा है। ओके, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। महाद्वीपों का अगर मैं नाम बताऊं आपको तो देखिए, नाम भी सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया महाद्वीप, और ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके, और ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव आ जाता है। तो ये 7 महाद्वीप हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एक फैक्ट जान लीजिए। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं, मतलब स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता। ओके, तो ये फैक्ट है। पूछ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कोई खनिज ही नहीं पाया जाता, तो स्विट्जरलैंड। ओके, फिर यहाँ पर देखिए एशिया के बारे में। तो एशिया में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? देखिए, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। यानी जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व का 50% टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। अग्रणी मतलब प्रथम स्थान। ओके, एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप मिलते हैं। फिर यहाँ पर यूरोप महाद्वीप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और दिया है, लेकिन ये है जो आप कुछ करके सीखें, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए, विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत, ये आपको नहीं याद रखना। ओके, प्रयोग दिया हुआ है, कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये जो क्लास 8 के या 7 के जो भी बच्चे हैं जिनके लिए है वो करें, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है अपना। फिर यहाँ उत्तरी जो अमेरिका है, इस महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में मिलते हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, आपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वतीय श्रृंखला है। यहाँ पर लौह अयस्क, निकेल, सोना, चांदी, यूरेनियम और तांबा का खनन। कैनेडियन शील्ड प्रदेश में कोयले का, आपलेशियन प्रदेश में, पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशेष निक्षेप पाए जाते हैं। तो उसी से संबंधित ये प्रयोग है, मतलब ओके, आप से कह रहा है कि आओ इसको हम लोग मानचित्र में देखें और समझें कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है। फिर यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, देखिए, कोयला और खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये देखिए, महाद्वीप मैंने आपको बता ही दिया था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और फिर महासागर हैं। यहाँ पर देखिए, कोयले को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है और खनिज तेल को इस प्रकार। तो यहाँ हम बेसिकली भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट है इसमें। कोयला, ये देखिए, ये कोयला और यहाँ कोयला, 2 जगह कोयला है, और यहाँ देखिए खनिज तेल, यहाँ भी खनिज तेल। ओके, बाकी आप सारे महाद्वीप में देख सकते हैं, इस तरह से बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखने ज़रूरत है आपको। फिर दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोट के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब सबसे बढ़िया लोहा जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में। चिली और पेरू, अब ये सब देखिए, यहाँ कई प्रकार से आपको पढ़ना है भाई। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, चिली किस महाद्वीप का देश है? तो दक्षिणी अमेरिका। पेरू कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चिली व पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। तो बेसिकली ये तो आपको याद ही रखना है कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि भाई ये जो अर्जेंटीना है, चिली है, वेनेजुएला है, पेरू है, कोलंबिया है, ओके, ये सब किस महाद्वीप के देश हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के। कई पहलुओं से आपको पढ़ना है, ओके, मतलब कई दृष्टिकोण से
हर एक टॉपिक को पढ़ना है कि यहाँ से भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। क्या आप जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हैं। हीरा एक दुर्लभ पदार्थ है। ओके, हीरा, ये देखिए हरा हीरा, सॉरी, हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। यानी कि ये जो हीरे की बनने की यहाँ पर बताई गई है कि भाई पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष बाद हीरे बनने शुरू हो गए थे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर मतलब हरा हीरा पाया जाता है, वही आपको बता रहा है। फिर अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका महाद्वीप, ओके, यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम में सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे अगर हम देखें तो विकास की दृष्टि से जो अफ्रीका महाद्वीप है वो भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, प्लेटिनम हो। सबसे महंगी धातु तो विश्व का प्लेटिनम ही है। ओके, तो ये सब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोना का एक भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला। ओके, तो नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला कहाँ के देश हैं, अफ्रीका के। यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकल का गड़ी उत्पादक देश है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और कूलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, जो मैंने आपको बताया बर्फ से ढका रहता है। ओके, विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से संभवतः कुछ विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध है। मतलब अनुमान लगाया गया है, अभी वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं कि भाई उसका उत्खनन कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया गया कि बहुत ज़्यादा खनिज हो सकते हैं। खनिजों के उपयोग के बारे में, भाई खनिजों का उपयोग कैसे करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योग धंधों में होता है। रत्नों के लिए, रत्न मतलब आभूषणों के लिए खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक, आप जानते हैं तांबे के तार भी होते हैं, पाइप भी होते हैं, और मतलब सिक्के भी बनाए जाते हैं। तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। जो सिलिकॉन होता है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जैसे उसके एस बॉक्साइट एस से प्राप्त, यानी एल्युमिनियम जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट। ओके, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल में, और हवाई जहाज, बोतल बंद उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है। मैंने पहले चैप्टर में आपको संसाधन के बारे में बताया था, उसमें बताया था अनवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय क्या है। ओके, तो अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार समाप्त हो गए तो फिर हमको जल्दी से मतलब 1000 वर्षों तक लगभग वेट करना पड़ेगा, या और ज़्यादा वर्षों तक वो मिलेंगे नहीं, बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि ये पुनः निर्मित नहीं हो पाते हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं अनवीकरणीय, मतलब जो अनवीकरणीय हैं, नवीन नहीं हो सकते हैं। नवीन मतलब नए नहीं बन सकते। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, हजारों वर्ष या और ज़्यादा वर्ष। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। यानी कि जितना जल्दी जल्दी मानव उसका उपयोग कर रहा है, उसकी तुलना में अगर निर्माण की दर देखें तो बहुत धीमी है। निर्माण बहुत धीरे धीरे हो रहा है और मानव जल्दी जल्दी उपयोग कर रहा है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। ओके, मतलब धातुओं का पुनर्चक्रण हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने प्लास्टिक की कुर्सी बनाई तो कुछ दिन बाद टूट फूट गई ना, फिर उसको बेच बाच देते हैं ना, फिर वो
कुर्सी जो है मतलब मशीनों में इसको टगला कर या फिर पिघला करके एकदम उसका पुनर्चक्रण करके उसको फिर एक नया स्वरूप देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पर देखिए अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, शक्ति संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, यहाँ पर पेट्रोलियम, गैस, कोयला, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो टॉपिक होगा हमारा अगला चैप्टर, मतलब अगला पार्ट होगा। ओके, क्योंकि मैंने शुरू में बताया 2 पार्ट इस चैप्टर के बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इतना पढ़ाया खनिज संसाधन के बारे में, सेकंड होगा शक्ति संसाधन के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखना है तो सीक्वेंस से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा।